बी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। लिख लिया? अब यहाँ देखो, तब अगर वोल्टेज की बात करें तो कितनी होगी, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि ये एसी सोर्स है तो इसमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी होगी, है ना, और फेज डिफरेंस भी होएगा, तो इसलिए क्या है, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद अगर करंट की बात करें, धारा की, तो धारा की अगर वैल्यू की बात करें तो कितना हो सकता है, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तत्कालीन धारा I इक्वल्स टू कितना होता है, B अपॉन R, तो कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर देखो B लिखा हुआ है, तो B और I की वैल्यू रख सकता हूँ ओम के नियम में। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में B व I का मान रखने पर, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो I की जगह पे क्या रख सकते हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद B की जगह पे क्या रख सकते हो, बी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में कितना, R। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी, तो इससे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन R। तो इसका मतलब हो गया पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, मतलब शिखर मान की, धारा का शिखर मान। अगर किसी परिपथ में, किसी एसी सोर्स में अगर R जुड़ा हुआ है तो जो धारा का शिखर मान होगा वो किसके इक्वल होगा, शिखर, हाँ, वोल्टेज की शिखर वैल्यू अपॉन प्रतिरोध के। क्लियर है कहानी यहाँ तक? अगर यहाँ पर प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या था, लिखाया था Z इक्वल्स टू, क्या बनेगा प्रतिबाधा का, Z इक्वल्स टू, यहाँ से देखो V अपॉन I बनेगा, क्या बनेगा, B अपॉन I। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जब R जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो करंट है वो पीक वैल्यू दे रही है, करंट की पीक वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि I इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग I नॉट लिख सकते हैं और V इक्वल्स टू V नॉट लिख सकते हैं। तो कुल मिला के जो प्रतिबाधा आएगी वो V नॉट अपॉन I नॉट आएगी। कौन सी कंडीशन में, जब एक ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ किसी परिपथ में, ठीक है, केवल। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, आपकी प्रतिबाधा हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो इसका ग्राफ समझते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो कि जो करंट है, करंट की कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं आ रही है। जैसे अगर हम लोग जब L पढ़ेंगे, L, तो L में क्या आएगा कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जब उसे कवर करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर अगर करंट की इक्वेशन देखोगे क्या बनी है, V अपॉन R, है ना, V नॉट अपॉन R। तो यहाँ पर तो कुछ करंट की इक्वेशन बनी नहीं रही है, इसमें ना तो कोई फाई की वैल्यू आ रही है कि कोई एंगल आ रहा हो, इसमें एंगल नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या समझा रहा था आपको, आई नॉट एल की, एल में क्या समझा रहा था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इस तरीके से आ रहा था फाई, है ना, जब मैं उसमें समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा था, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी यहाँ पर कुल मिला के फेज डिफरेंस आ रहा था इसके साथ में लगा हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आई नॉट की यहाँ पर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको एंगल नज़र नहीं आ रहा। तो जब एंगल नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसे, आर क्या होता है, एक तरह का कांस्टेंट ही तो होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, उसमें पढ़ा था ओम के नियम में। आर क्या, एक तरह का कांस्टेंट होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट हो गया। ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, आई नॉट, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी बार करंट अप हो रही है उतनी बार वोल्टेज भी अप हो रही है। मतलब जितनी करंट बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ेगी, जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी करंट बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी बार करंट ऊपर जा रही है उतनी बार वोल्टेज भी ऊपर जा रही है, और जितनी बार वोल्टेज नीचे जा रही है उतनी बार करंट भी। तो दोनों एक साथ चल रही है। इसका मतलब ये हो गया, इसमें कोई फेज डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा,
जीरो। और जब जीरो की कंडीशन आएगी तो करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलेंगे, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या ग्राफ बनाया था थोड़ी देर पहले कि एक तो करंट को इस पे लिया हमने एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और बाई एक्सिस पे अगर लेंगे इसे तो लेंगे कैसे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, अगर बाई पे मैं इसको ले लेता हूँ वोल्टेज को तो बीच में कितना आ जाएगा डिफरेंस, 90 डिग्री का। लेकिन इसमें तो 90 डिग्री आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें किस पे लेना पड़ेगा, बी को इसी पे लेना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में फाई जो है वो जीरो है। अच्छा, इसका सेकंड ग्राफ बनाने की कोशिश करें अगर करंट की चलने की टर्म में, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वोल्टेज है इस तरीके से, ठीक है, तो करंट भी साथ में क्या हो रही है, अप डाउन हो रही है इस तरीके से। यहाँ देखो, इसको मान लेते हैं ये V0 है और ये I0 है, तो दोनों यहाँ से चलना शुरू कर रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों एक साथ उठ रही हैं और दोनों एक साथ डाउन हो रही हैं, एक साथ उठ रही हैं और एक साथ डाउन हो रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ आप लोगों को बनाने हैं अपनी कॉपी में, तो फटाफट से करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने I0 की कितनी निकाली, I0 इक्वल्स टू B0 अपॉन R, और एक यहाँ पर क्या, यहाँ पर जब हमने प्रतिबाधा निकाली Z इक्वल्स टू B0 अपॉन I0, तो यहाँ से भी I0 की वैल्यू निकाल सकते हो, I0 इक्वल्स टू V0 अपॉन Z। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसको मान लेते हैं थर्ड, और दोनों की हम लोग क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। ये तुलना भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो इसकी वैल्यू उठा के वहाँ पर रख दो या उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, बात एक ही है। तो एक मिनट हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी समीकरण 2/3 की तुलना कर लेते हैं। अब तुलना करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ कितना हो जाएगा, V0 अपॉन R, V0 अपॉन R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V0 अपॉन Z, यही तो होगा। देखो जरा, V0 अपॉन R एंड V0 अपॉन Z, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, V0 से V0 कट गया तो कितना बचा, 1 अपॉन R 1 अपॉन Z, तो R इक्वल्स टू अल्टीमेटली कितना आ गया, Z। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई ओमीय प्रतिरोध, केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा होगा किसी परिपथ में, तो उस समय जितना प्रतिरोध होगा उस परिपथ का, उतना ही उस परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो मतलब दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसको लिख लो।